मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और जो यूट्यूब में है उनको भी जैसे धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर, अभी तक हमने बहुत सारा ज्ञान पाया। यू फॉर एवर, हाँ तुम शाश्वत हो। तो इतना सुंदर शीर्षक है और हमें हमारे ही बारे में बताता चले जा रहा है। तो यहाँ हमने अभी तक जाना अपना कि हम अपने एटम लेवल पे हमने जाना, मॉलिक्यूल लेवल पे हमने जाना हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, वहाँ क्या क्या हरकतें होती हैं और हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। हमने अपनी एथरिक बॉडी को पहचाना, हमने अपनी ऑरा को जाना और हमने जाना अ, बहुत सारे कलर्स जो ऑरा के होते हैं वो क्या क्या हमें सिखाते हैं, क्या क्या हमें बताते हैं, अलग अलग कलर्स। तो मास्टर्स आज हम चल रहे हैं अध्याय 6, हमारा चैप्टर है आज। बहुत सुंदर है यहाँ ज्ञान। हम अब जानेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में और थोड़ा और ज्ञान लेंगे हम कलर्स के बारे में और थोड़ा अधिक जानेंगे अपने आप को। तो शुरू करते हैं मास्टर। आज अभी तक हमने जैसे जाना कि हाँ, सब कुछ जो भी कुछ है हमारे आसपास, हर चीज, हम या हमारे आसपास की कोई भी चीज पदार्थ है, कुछ भी है, ये कंपन है। सब कुछ वाइब्रेशंस है, हर चीज में वाइब्रेशन है और ये हम अभी तक जान चुके हैं। तो यहाँ आगे हमें लॉब्सन रामपाल सर बता रहे हैं कि कैसे हमें पता चलता है हमारा जो पूर्ण अस्तित्व है, जो हमारा अस्तित्व है जिससे हमारी फिजिकल बॉडी या कोई भी तत्व हम देख सकते हैं किसी भी चीज का, वो किस चीज का है। वो एक कीबोर्ड की तरह कहा जाता है। एक जैसे कीबोर्ड होता है ना, पियानो का कीबोर्ड होता है या फिर हमारे लैपटॉप्स का कीबोर्ड होता है, हम यहाँ पे पियानो का कीबोर्ड मान करके चलते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा उसको समझने के लिए, क्योंकि आगे जो हम जानेंगे वो थोड़ा सा मिलता जुलता ज्ञान है। तो हर चीज, सारी चीजों में कंपन है हम कहते हैं, और ये कभी भी हो सकते हैं अलग अलग कंपन हमारे उसमें। हमने देखा कि अलग अलग ऑरा की कलर, हमारा अगर रेड ऑरा भी है तो अलग अलग पैचेस हो सकते हैं किसी किसी जगह में। जो वाइब्रेशंस हैं हमारे, वो उस तरह के कलर को फैलाते हैं, है ना। जो हमारे कंपन हमने जाने कि अलग अलग बॉडी में, हमारे दिल में, हृदय में क्या चल रहा है, हमारे कहीं घुटनों में क्या चल रहा है, क्या वो बोल रहे हैं हमसे मैं थक गया हूँ, और वहां पर से अलग तरह के वाइब्रेशन निकल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे अलग तरह का कलर होगा। जबकि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं लेकिन उस जगह में कोई तकलीफ है हमारे, या हम वहां पे ज्यादा ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उस कलर, उस जगह का कलर थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। या फिर हमारे अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के, अगर हमने बहुत डर समाया हुआ है अपने, तो हमारे मूलाधार में की जो एरिया है हमारा, या फिर हमारे स्वादिष्टान तक, वहां पर अलग तरह का पैच रहेगा, क्यों हमारे अंदर फियर है लेकिन वैसे हम बहुत स्ट्रांग है। तो वो चीजें हमारा ऑरा दिखाता है हमें। तो हमें कल्पना करना है एक पियानो की तरह, ठीक है। पियानो में से स्वर निकलते हैं, एक म्यूजिक निकलता है। तो वो एक क्या है, एक स्वर की कुंजी है, यानी स्वर की एक की है। उनमें अलग अलग कीज जो है पियानो की, वो स्वर, अलग अलग स्वर निकालती है। जैसे हम एक को दबाते हैं तो उसमें से अलग स्वर निकलता है। तो इसी तरह से क्या होता है हमारे हम जब किसी चीज को छूते हैं, यानी कि उस कीबोर्ड को छुआ, आपने पियानो के कीबोर्ड को छुआ, तो हमने उसको स्पर्श किया, है ना। स्पर्श नाम देते हैं हम उसको। तो हमारे सेंसेस में से जो हम फील करते हैं, स्पर्श करते हैं, वो एक की है हमारे अंदर, ठीक है। वो सारे जो वाइब्रेशन चारों तरफ चल रहे हैं वो एक की है। और अगर उस वो इतनी धीमे, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अलग अलग तरह की जो वेव्स निकलती हैं हमारे अंदर से, जो ब्रेन वेव्स कहा जाता है, तो वो बहुत धीमे सर की, जो बहुत कम लो फ्रीक्वेंसी में मैच करती हैं। वो ज्यादातर लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी में कौन सी होती है हमारे, डेल्टा स्टेट। सबसे लो फ्रीक्वेंसी डेल्टा स्टेट में हम बहुत वननेस में रहते हैं, बहुत हार्मनी में रहते हैं। तो जो हम जिस की में अगर हम दबाते हैं, जहाँ पे बहुत सुनना अच्छा लगता है हमें, बहुत आनंद आता है किसी धुन को सुनने में, तो वहां पर उस चीज के ज्यादा कंपन में रहने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। तो यहाँ पे हम सुनने के बजाय अगर हम देखने का करते हैं, तो हम उसे अनुभव करते हैं। तो सुनना और जो देखने की जो वाइब्रेशंस हैं, जो फ्रीक्वेंसी लेवल भी है उसका, वो सेम है, लगभग सेम है। कैसे, जैसे अब लाइटनिंग होती है, आप देखते हो ना, बहुत बारिश के दिनों में लाइटनिंग होती है आसमान में। तो हम लगभग बहुत कम समय में ही हम दोनों को, पहले हम सुनते हैं उसके बाद हम तुरंत से देख पाते हैं। बहुत कम समय में ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता उसके समय में।
एकदम। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है लगभग से सेम है, दोनों की एक सी है, सुनने की और देखने की। तो जैसे अगला जो स्वर अगर है वो ध्वनि हो अगर, तो उसका जो कंपन होता है वो एक दूसरे में समाई, मतलब एक ही लाइटनिंग के उसमें देखेंगे कि हम देख भी पा रहे हैं और हम सुन भी पा रहे हैं। तो हमारे कानों में भी कोई क्रिया हो रही है जो हमें एकदम, जैसे ही हमें हमें कुछ लाइटनिंग, हमें साउंड आई तो हमें पता है कि हाँ उसके साथ एक हमारे कान भी, कान जैसे ही हमने सुनना शुरू किया वैसे ही हमें वो दिखने भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह के भी कंपन होते हैं जो हमारी उंगलियां अनुभव नहीं कर सकती हैं, पर हमारे कान बताते हैं। हमारे कानों को पहले पता चल जाता है, हमने उसको छुआ, कई बार हम चीजें छूते भी नहीं हैं और हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमारे कानों से पता चल जाता है। हमने सुना किसी चीज को तो हमें पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। तो वो भी तो एक पदार्थ है, वो भी तो, उसका भी एक अस्तित्व है। तो कई चीजें हैं जो सुन सकते हैं लेकिन महसूस नहीं की जा सकती, मतलब हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सुनी जा सकती हैं, खाली सुनी जा सकती हैं, और जो हम स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है। तो दोनों तरह से, स्पर्श हम नहीं कर सकते हैं, कोई चीज हम सुन सकते हैं, और कुछ चीजें हम स्पर्श सुन सकते हैं और हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोनों चीजों में एक एक, वो भी एक तरह के पदार्थ हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो आवृत्ति है ना, तो वो उसमें कैसा कंपन हो रहा है, हमारे जो फिजिकल बीइंग है हमारे, तो उसमें कैसा कंपन हो रहा है, यानी कि कैसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं अंदर। तो ये हम कैसे जानेंगे कि हमारे बहुत कई चीजें होती हैं हमारे अंदर, बहुत तेजी से उसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे अनुभव कर सकते हैं? ना ही हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें सुन सकते हैं, परंतु हम देख सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं दृष्टि। तो हम अलग अलग चीजों को कैसे समझ रहे हैं, उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी। जब बहुत तेजी से हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं, उसके बाद वो हमारा ब्रेन बताता है कि वो क्या चीज है। ठीक है। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसीज, और हमारे अंदर कैसे उस वाइब्रेशन के द्वारा वो फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे में वो कैच करती हैं, उस तरह से ये चलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो लॉब्सन रामपा ने हमें बताया है, वो बताया है कि जैसे रेडियो है, तो रेडियो में क्या होता है कि अलग अलग ऊंचे स्वर होते हैं, कई चीजें होती हैं। तो जो स्वर वैसे होते हैं जो बहुत दूर से, जो फॉरवर्ड थिंकिंग कर पाते हैं, जो उनको इंट्यूशंस आते हैं, बहुत ही अंतर ज्ञान और शक्तियों से उनकी कृपा होती है, तो वो क्या कर पाते हैं, उनको सुन पाते हैं, उन सारी चीजों को पहले से ही सुन पाते हैं उनमें। और वो सुरों को जान सकते हैं कि क्या सुर अभी हमें मिल रहे हैं रेडियो में भी, से भी जब वो सुन, मतलब वो साउंड एक अपना ट्रैवल करती है, उसकी भी अपनी स्पीड होती है, लेकिन उनके, उनको पहले से ही वो इंट्यूशन आ जाता है कि कैसे उनको पता चलेगा, और वो उस चीज को समझ पाते हैं। तो ऐसे जो इंट्यूशन जिनकी बहुत अच्छी होती है, और जो उनका, जिनका अंतर ज्ञान होता है, ऐसे लोग जो असेंडेड मास्टर जैसे हम कहते हैं ना, जिन्होंने बहुत कुछ देखा है, कई जन्मों का ज्ञान है उनके अंदर, और उन्होंने बहुत कुछ जाना है, अब वो इतने उनके अंदर ज्ञान है और इतनी अनुभूतियां को वो हो चुकी हैं उन्हें, कि वो अब बहुत जल्दी चीजों को पकड़ पाते हैं। तो जो हमारे विचार होते हैं, तो विचारों में भी कंपन होता है। हमने जाना कि हमारे अंदर ब्रेन वेव्स होते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एक वाइब्रेशंस है। तो हमारे वास्तव में क्या होता है, ये एक श्रृंखला है, हमारे विचार जो चलते जा रहे हैं पूरी तरह से, हमारे किसी भी व्यक्ति के मन में चलते जा रहे हैं, ये भी एक छोटी छोटी क्या है, स्मृति श्रृंखला है। हम उनको बहुत पहले से हम याद जो हमें है, पिछले जन्मों का भी हमारे अंदर पड़ा हुआ है, जाने कितने जन्मों का वो है, स्मृति श्रृंखला हमारे अंदर बनी हुई है। तो वो कंपन हमारे अंदर करते, तो कई बार हम देख सोचते हैं ना, कितने विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं हमारे मन में, कुछ जाने पहचाने, कुछ तो अनजाने ही विचार आ रहे हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो जब शुरू शुरू में बैठते हैं तो ऐसा बहुत सारा होता है, या कभी कभी कुछ ऐसा लाइफ में ऐसा कुछ हो गया होता है जिसके विचार वजह से विचार बढ़ गए होते हैं। और वो विचार कैसे बढ़ गए होते हैं, कुछ तो स्मृतियां हैं हमारी, कुछ मेमोरीज हैं हमारे पिछले जन्मों की, इस जन्मों की एक श्रृंखला बनी हुई है, वो लगातार आते जाती है ब्रेन वेव की तरह हमारे मन में। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये सब किस लिए होता है, ये सब हमारे अंदर की एक श्रृंखला बनी, बहुत कभी भी कोई चीज जो जो तत्व आ गया धरती पे, कुछ भी, हमारे जो वर्ड्स भी हैं, जो हम बात करते हैं, हमारे शब्द हैं, वो भी वाइब्रेट करके
पूरे यूनिवर्स में है, कहीं ना कहीं ब्रह्मांडों में है, वो हर जगह है, वो कभी नष्ट नहीं होते वो। तो कहते हैं कि इसी तरह से जो हर ध्वनि है, उनको अगर हम रंग के हिसाब से जानते हैं, ठीक है, तो ये जितने भी अंतर्ज्ञानी हैं, जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं या एस्ट्रल मास्टर्स हैं, उनके द्वारा हमें बहुत सारा ज्ञान इन सारी ध्वनियों को नापने का, जो हमारे अंदर से निकलती हैं, जो अदृश्य हैं, जो हमें दिखती नहीं है हमारे ऐसे नेकेड आई से, लेकिन वो सब कुछ है। तो उन्होंने कैसे जाना? ध्यान में जाना है उन्होंने कि अच्छा, संगीत के जो भी स्वर होते हैं, उनका रंग होता है, कोई ना कोई एक एक रंग है, हर एक ध्वनि का एक रंग है। तो वो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जिससे कि अगर कोई सुर बजाए जाए, विशेष अगर सुर बजाए जाए, तो उनको अगर स्कैन करके देखा जाएगा, तो उनके पास कुछ खास रंग होता है, एक किसी स्वर का एक खास रंग होगा। तो हमारे जो स्वर होते हैं, उनके भी रंग है, बहुत सुंदर रंग है। और जब इसीलिए कहते हैं कि जो बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं, जो लिरिक्स लिखते हैं, वो सारे लोग अगर एक रंगों को भी हम अनुभव कर सकते हैं। हम आंखें बंद करके अगर हम प्रैक्टिस करते रहें, एक एक रंग में अपना उंगली डाल डाल करके हम देखते जाए, तो हम बिना देखे रंगों को पहचान लेते हैं, क्योंकि उनमें से वाइब्रेशंस होती हैं। उन कलर्स की भी एक अपनी वाइब्रेशंस है। तो अगर आप किसी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, अगर आप खुद भी हैं अगर, तो आप ये जान सकते होंगे कि कैसे रंगों में से भी वाइब्रेशंस निकलती हैं, और एक हर एक ध्वनि की, हर एक सुर की अपनी एक रंग है। तो यहाँ बताते हैं मास्टर्स कि कोई भी पार्टिकल होता है, कोई कण होता है अगर, तो उसके अंदर भी एक मध्यमान स्थिति, कोई भी छोटा सा छोटा अगर पार्टिकल है, यानी कि एक ऐसे मान लीजिए एक सैंड पार्टिकल है, या एक धरती में कुछ भी उससे भी छोटा है, मिट्टी का कण, तो वो, उसकी भी अपनी कंपन है, उसकी भी अपनी गति है एक, वो इस गति में निरंतर चल रहा है। यानी हमने जाना कि जब हमने मैग्नेटिज्म के बारे में जाना था कि किस तरह से आयरन फाइलिंग को अगर हम नीचे मैग्नेट के हिसाब से देखें, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। तो उसी तरह से हमारी ऊर्जा क्या होती है, वो हर हर प्रति हर समय वो गतिमान है। तो हमारे जो सेंटर से, हमारे एकदम सेंटर से एक गति निकल रही है, वो गति में हम जा रहे हैं, और उस गति की वजह से वाइब्रेशंस है हमारे अंदर, और उसी के वजह से फ्रीक्वेंसीज से हम मैच करते हैं अपने आप को, अलग-अलग फ्रीक्वेंसी से कैसे हमारे वाइब्रेशंस होंगे, उसी तरह से हम उस फ्रीक्वेंसी को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम जानेंगे कि वो जो कंपन होता है, वो मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक हार्मोनिक होता है, यानी कि जो हमें अच्छा लगता है, और एक होता है अनावृत्ति, यानी कि अनहार्मोनिक कंपन, जो हमें कई बार अच्छा नहीं लगता हमें। जब हम देखते हैं ना कि कई तो संगीत हमें बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत हम पुराने वाले जो संगीत होते हैं, वो हमें रिपीट कर करके आज भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर कई बार ऐसे संगीत होता है, ऐसा सॉन्ग होता है कि अ, हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है उस समय हमें, यदि अगर हम कंपन करने वाले कण जो होते हैं हमारे अंदर, जो वाइब्रेशंस करने होते हैं, उनका भी भौतिक अस्तित्व है, अर्थात वो एक द्रव के रूप में है। कहीं न कहीं वो एक लिक्विड फॉर्म में निरंतर चल रहा है। हमारे चारों तरफ वो कंपन कर रहा है, छोटा-सा छोटा पार्टिकल भी हमारे चारों तरफ कंपन कर रहा है। उसका भी असर हम पर पड़ता है। तो ऐसे जो कंपन होते हैं ना, वो एक कंपन माध्यम में अगर हम उनको देखेंगे, तो वो तरंगों के रूप में हमारे दिखेंगे, कैसे उनमें वेव्स निकलती हैं, हम वेव्स के रूप में उनको जान सकते हैं। तो जो ऐसे बहुत ज़्यादा फिजिशियन, जैसे फिजिक्स में जिन्होंने रिसर्च की है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस प्रकार के रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने देखा है कि कैसे हमारे अंदर के वाइब्रेशंस हैं, उनके अंदर से वो कैसे आ रहे हैं, कहीं न कहीं तरंगों से आ रहे हैं, वेव से आ रहे हैं। कहाँ कौन-सी वेव्स हमारे ही मन की वेव से आ रहे हैं, या किसी न किसी पार्टिकल के अंदर की वेव से आ रहे हैं वो। और वो तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव कहलाती हैं कई तरह से। तो अलग-अलग तरह की हैं, मैकेनिकल, कई तो यांत्रिक होती हैं, कई तरंगे ध्वनि वाली होती हैं, जिनको ध्वनि अगर तरंगे हैं, जो अल्ट्रासोनिक वेव कहलाती हैं। अल्ट्रासोनिक तो आपने कई बार सुना होगा ना, हम अल्ट्रासाउंड भी कराने के लिए जाते हैं कई बार, तो वो ध्वनि से नापते हैं उसको। ठीक है? और यांत्रिक वाली होती है, जो हम मैकेनिकली हम जिनको देख पाते हैं, वो एक मैकेनिकल तरंगे की तरह होती हैं। उनमें से कई होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती हैं, जो कि चुंबकीय, विद्युत चुम्बकीय के प्रकार की भी ध्वनियाँ होती हैं। तो जो इस तरह से हम
दृश्य कोई तो हम देख सकते हैं और कोई अदृश्य प्रकार की होती है जिन्हें हम देख नहीं पाते, वैसी भी किरणें होती हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कोई भी जो पदार्थ होता है, अगर कई बार होता है किसी का दोहरी प्रकृति में, यानी कि डुअल नेचर भी होता है किसी किसी का। तो वो डुअल प्रचार के कारण क्या है, एक दूसरे की तरंगे, एक प्रकार की तरंगे उनके दो तरह की तरंगे निकल रही हैं उनके प्रॉपर्टी के वजह से, वो अलग अलग तरह की दो प्रकार की तरंगे निकल रही, तो उनमें दोगली प्रकृति यानी डुअल नेचर भी होता है उनमें। और ये ज्यादातर मैटर जो होते हैं, द्रव तरंगे होती हैं, उनमें ही निकलता है, उत्पन्न होता है। उसके बारे में हम और जानेंगे कि कैसे वो चीजें निकलती हैं हमारे अंदर से। और जो हमारे अंदर की जो ये वेव्स भी होती है ना, जैसे हमने बताया, वो भी बहुत तरह की होती हैं। भौतिक रूप में जो एक कंपन हो रहा है और जो एक तरंगे निकलती हैं, वो भौतिक स्वरूप नहीं होता उनका, हम देख नहीं सकते। इनके द्वारा जो हम देख पाते हैं, वो वास्तव में क्या होता है, वो किसी किसी साइंटिफिकली कोई ना कोई एपरेटस ऐसा होता है जो जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल वेव है, आकर्षण है, हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज हवा में नहीं घूम रही है, वो तो नीचे गिरती है, कुछ भी हम फेंकते हैं तो सीधे नीचे जाता है। क्यों है? ग्रेविटेशनल वेव्स हैं हमारे ना, जो खींच रही हैं धरती में से, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वहां पर उस वजह से वो आकर्षित करती हैं वो वेव्स किसी भी पदार्थ को नीचे की तरफ जाने के लिए। और इसी तरह से जो हमारे भूकंप, कहीं पर अर्थक्वेक आया होता है, तो वहाँ पे शॉक वेव्स आती हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि अच्छा कैसा किसी किसी को उस समय शॉक, जैसे मकान वगैरह गिर जाते हैं, बहुत सारे हैं, वो उसी के वजह से होता है, क्योंकि उस समय इतनी तेज जो तरंगे निकली होती हैं उस वजह से धरती से और हमारे वातावरण से, कि वो सारा चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं हमारे। तो वो कहती हैं लैटिस वेव्स, हम उनको कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि अगर अभी तक जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति के बारे में हमने जाना, और बहुत सारे जो इन अर्थक्वेक के लिए जो रिसर्च करते हैं, कि आएगा कब आएगा, किस जगह में आएगा, वो ये सारी चीजें ही, तरंगों को ही देखते हैं, वेव्स को ही देखते हैं कि कैसे वो वेव्स आ रही हैं, किस तरह में, किस जगह में। जैसे हम देखते हैं ना कि वो वेदर फोरकास्ट दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो वो कैसे दिखाते हैं, वो एक एरो के माध्यम से लकीरें कैसे जारी होती हैं, वो सारी क्या है, वो तरंगे हैं। तरंगों से वो मापा जाता है कि कहीं पर किस तरह का वेदर होगा, किस तरह का, अगर कहीं तूफान आ रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है। तो वो चीजें हमारी सारी क्या है, वो तरंगे हैं हमारे आसपास में। तो उससे हम जानेंगे कि सब कुछ, वो तो खाली एक 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 छोटा सा पीस है, लेकिन निरंतर ऐसी तरंगे हमारे चारों तरफ हैं, हर चीज से वो तरंगे निकल रही हैं, हमारे से भी दूसरे की तरफ निकल रही है, हमसे भी बाहर बहुत सारी तरंगे निकलती हैं। तो वो किस तरह की तरंगे हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो आगे हम क्या जानेंगे कि हमारे जो आत्मा में, मन में, विचारों में और हमारे भावनाओं में, ये सारी तरंगे अज्ञात रूप से हैं, दिख ही नहीं रही हैं, लेकिन निरंतर निकल रही हैं। और प्रकाश तरंगे की जो, हम कहते हैं ना, हम प्रकाश से बने, हम सब प्रकाश हैं। अंत में हम क्या हैं, हम सब प्रकाश हैं एक। तो प्रकाश की तरंगों से अधिक गति से चल रही हैं हमारी, जो भी हमारे अंदर में बहुत सारा कुछ विचार भी हमारे हैं, उसकी तरंगों से भी ज्यादा चल रही है। तो हम ये बाद में, अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि लोग एक ब्रह्मांड से दूसरे बहुआयामी विश्वों में जा सक रहे हैं। बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स से हम सुनते हैं ना, कि अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, कि अच्छा बहुत लोग तो जा पा रहे हैं, बहुत सारे भी अलग अलग ब्रह्मांडों में जाकर के वो होकर के आ जाते हैं। बहुआयामी जो विश्व हैं, इतने सारे, हम कहते हैं हमारा एक ही धरती नहीं है, ऐसे बहुत सारे विश्व हैं जहाँ पे बहुत कुछ है, वहां पे भी अलग अलग के मानव की तरह वहां पे भी लोग हैं। तो वो सारी चीजें कौन देख पाता है? जो एक असेंडेड मास्टर है, जिसने अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा ली कि वो वहां तक जा पाए। लेकिन वो पहले हर एक के पास होता था, एक समय ऐसे था कि कोई कभी भी जा सकता था, देख पाता था ये सारी चीजें। लेकिन हम धीरे धीरे ये हमारे अंदर से खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं संभवतः आने वाले टाइम में हम फिर से हमारे जो, हम अपने विचारों को सुंदर बनाने लगे, हम ज्यादातर डेल्टा में रहें और एकत्व में रहें, प्रेम में रहें, अपने अंदर भी खुशी इतनी पाएं और दूसरों को भी हम इतना प्रेम दें कि कोई फ़र्क ही ना समझे, अंदर की हलचल सारी ख़त्म कर दे। तब हम जब उस डेल्टा वेव में होंगे, तब क्या होगा
कि हम भी उतने बहुआयों में जा सकते हैं, हम भी ब्रह्मांडों में जा सकते हैं, और हम भी देख सकते हैं बहुत कुछ वहाँ पे जो होता है, वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीजें हमारे लिए भी संभव होंगी। तो हम जानेंगे अभी अलग-अलग रंगों के बारे में, कि हम कहते हैं ना, जो स्वर हैं, स्वर के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो स्वर क्या है हमारे, कि किसी भी जैसे अगर हमने रंगों के बारे में, जैसे कि रंगों की भी कोई ना कोई उसमें भी अलग-अलग वाइब्रेशंस हैं। उन रंगों के भी एक फ्रीक्वेंसीज हैं, उनमें में से भी वाइब्रेशंस निकलते हैं, जैसे हमने जाना। कई लोग सिर्फ वाइब्रेशन से कलर को पहचानते हैं, देख रहे हैं आगे और बस हाथ नीचे करा, उनको पता है कौन सा कलर है और वो करते जा रहे हैं। ऐसे जो बहुत महान आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो लोग हमें उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो संगीतकार हों या पेंटिंग के महान कलाकार हों, या कोई भी कला में वो इतने निपुण होते हैं, और क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादातर बहुत हाई होती है, वो उनके अंदर से जो वेव्स जनरेट हो रही हैं वो हाई लेवल की जनरेट हो रही हैं, और वो निरंतर क्या होता है, उनको जो ज्ञान मिल रहा होता है, चाहे वो संगीत की रचना करने के लिए मिल रहा है, या फिर कोई पेंटिंग करने के लिए बन रहा है, या कुछ नया नई चीजें डेवलप करने के लिए बन रहा है, तो वो सब चीजें ज्ञान कहाँ से पाते हैं, वो ब्रह्मांड से पा रहे होते हैं, निरंतर ब्रह्मांड के संपर्क में रहते हैं, अलग अलग आयामों में जा करके वो सीख करके आते हैं, और वो उस समय वो याद रखते हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं ध्यान से या उन आयामों में से आकर के, तो फटाफट वो पेपर पे लिखने की कोशिश करते हैं जो भी उन्होंने देखा, और उसी तरह से इतना कुछ सुंदर चीजें जो हमारे हम सोच भी नहीं पाते हैं, कैसे हो गया ना ऐसी वाली स्थिति हमारे उन पे, तो वो उस वजह से होती है। यहाँ आगे हम जानेंगे कि अलग-अलग जो हमारे रंग हैं, वो हमारे प्लैनेट से कैसे हमें बताते हैं। हर एक प्लैनेट का एक रंग है और एक संगीत का अपना रंग है। तो हमारा जो मार्स है, मंगल ग्रह है, हम जानते हैं वो लाल रंग से डिपिक्टेड है ना, लाल रंग का मंगल ग्रह होता है। तो उसकी एक विशेष छाप है, उसका शेड है। लाल रंग का भी एक अपना शेड है वहाँ पर मंगल ग्रह में, और उसमें से जो सुर निकलता है वो 2 के समान होता है। 2 ऐसे साउंड आ रही होती है उसमें से हमेशा। तो और इसी तरह से जो नारंगी कलर है वो माना जाता है सूर्य का रंग है वो नारंगी, ऑरेंज कलर का रंग है, और उसमें से क्या साउंड आ रही है, रे। रे की जो ध्वनि आती है वो ऑरेंज कलर डिपिक्ट करती है। तो नारंगी कलर में से अगर कोई बहुत, जिसकी अपनी ही फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो अगर वो ऑरेंज कलर में हाथ डालेगा तो वो संगीत सुन सकता है उसके अंदर से, वो सुर निकल रहे होते हैं उस रंग से। तो हम इस तरह से रंगों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहीं कहीं पे ये भी है कि सूर्य का रंग नीला होता है, लेकिन वो प्राथमिकता हम नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत कहीं जगह में है, लेकिन अ, दुनिया के जितने भी जगह हैं, वहां पे ज्यादातर माना गया है सूर्य का नारंगी रंग होता है, और ऑरेंज कलर में से रे की साउंड निकलती है। ऐसे ही जो पीला रंग होता है, मी की साउंड निकलती है, मी ना। तो वहां पे मी साउंड का कैसा रंग है, वो है बुध ग्रह का, यानी कि मरकरी जो हमारी प्लैनेट है, बुध ग्रह, उसका शासक क्या कौन है, पीला रंग। और उसमें पीला रंग में से जब आप ध्यान लगाओगे और मरकरी प्लैनेट से आप कभी कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, तो वहां से मी की साउंड आती है, या फिर हम जब उस प्लैनेट से जुड़ करके हम ध्यान लगाते हैं, तो हम मी साउंड में के कोई भी म्यूजिक लगा करके जिसमें मी साउंड की आ रही है, उस संगत में हम जाते हैं, और हम अपने जो मरकरी ग्रह है उसका हम वाइब्रेशंस को और बढ़ा सकते हैं अगर हमें चाहिए है तो। तो इस तरह से क्या होता है वहां पे, माना जाता है कि वो हमेशा जो मरकरी ग्रह है वो अलग अलग जो धार्मिक विषय हैं उसके साथ बहुत तरह से लोगों ने जोड़ा हुआ है, मरकरी के बहुत तरह से लोगों ने बहुत रिसर्च की है अलग अलग देशों में। यानी कि ग्रीक्स लोग जानते हैं कि वो उनको देवी देवताओं के समय जानते हैं, और सोचते हैं कि बहुत सारे रथ इधर उधर दौड़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा उससे वो उनको एक भगवान के रूप में मानते हैं, मरकरी पीले रंग जो उसमें से निकल रहा है। ऐसे ही जो हरा रंग है उसमें से फा की साउंड आती है, फा सुर का संगीत आता है। तो फा कैसा है, जो हरे रंग का संगीत निकलता है, और ये शनि ग्रह, यानी ये होता है ये हरे रंग का जो होता है वो शनि ग्रह का भी रंग है।
तो यहाँ हम कहते हैं कि हाँ, वो बहुत ही उन्नति का रंग है। तो जो भी इस फा की साउंड से सुर करता है ना, तो लोग ऐसे भी माना जाता है कि संगीत के जो उचित स्रोत के द्वारा पौधों को जो हमारे प्लांट्स है ना, उनको हम जब संगीत सुनाते हैं, तो वो फा वाली साउंड अगर हम सुनाए तो वो और भी अच्छे से ग्रो करते हैं। बहुत उनको अच्छा लगता है फा साउंड सुनना। तो अगर आपने अनुभव किया है, मास्टर्स तो करके देखिएगा कभी फा साउंड लगा करके। हम म्यूजिक लगाते हैं, म्यूजिक के हमारे बहुत सारे उदाहरण हमने सुने हैं, लेकिन अगली बार फा का संगीत लगा के देखिएगा और देखिएगा वो प्लांट कैसे ग्रो करते हैं आपके। तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेरिमेंट करना है। पितामह पत्री जी हमें हमेशा कहते थे, सिर्फ सुनो नहीं और ऐसे ही नहीं मानो, अपने हम साइंटिस्ट हैं, है ना। तो हमें साइंटिस्ट, हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, तो हमें ये सारे प्रयोग करते रहना चाहिए। इसी तरह से सैटर्न का रंग कैसा होता है, वो भी ग्रीन कलर का होता है। सैटर्न सैटर्न भी हमारा शनि ग्रह है जो, वो भी ग्रीन कलर का है। तो कहते हैं कि कहीं वो ग्रीनिश ब्लू कलर जो होता है वो शनि ग्रह का होता है। तो कुछ लोग उसको नीला रंग मानते हैं, किसी को ग्रीन कलर का मानते हैं, ग्रीनिश ब्लू है उसका कलर। जब हम देखते हैं, यह बहुत ही दिलचस्प कलर है कि उन्होंने जो रंगों की अनुभूति की है, जो जो पहले हमने समझा ना कि लोगों में इतना ज्यादा उनका फ्रीक्वेंसी लेवल इतना हाई होता था। कब की बात कर रहे हैं हम, जब पहले त्रेता युग में लोग थे, द्वापर में थे, उस समय उनका जो फ्रीक्वेंसी लेवल हुआ करता था, वो बहुत हाई हुआ करता था, क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी चीजें नहीं जमा हुई थी जो हम कलयुग में आकर के हम बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। तो वो सब लोगों ने ये सारे रंगों को महसूस करते थे, वो हर पल वो महसूस करते थे। उनको ये अनुभूतियां होती थी कि किस तरह के रंग उनके चारों तरफ से, क्योंकि घड़ियां नहीं होती थी उस समय। वो जो भी चीजें समझते थे, या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे उस समय जिनसे उनको बहुत की चीजें पता चल जाए, लेकिन वो सिर्फ अनुभूतियों से बहुत कुछ चीजें जान लेते थे। तो हम जानते हैं, तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत ध्यान किया है हिमालय की चोटियों पे जाकर के, जहाँ पे सिर्फ हवा रहती है और कुछ भी नहीं, जहाँ पे कुछ ज्यादा हलचल नहीं है, वहां उन्होंने ऐसे देखा है जहाँ पे वो ग्रहों को और ज्यादा स्पष्टता से देख सकते हैं। और ज्ञान क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जैसे हम सोचे ना, ज्ञान इतना सूक्ष्म होता है। तो ऋषि मुनियों ने जब वहां पर ध्यान किया है हिमालय में, तब उन्होंने बताया है कि हमें वहां से उनको ये अनुभूतियां हैं कि ग्रहों के रंग कैसे हैं, और उनके साथ उनसे जुड़ करके उन्होंने नियम बनाए हैं, अलग अलग जो नियम बनाए। तो ऐसे ही जो नीला रंग होता है, उसकी सो की ध्वनि होती है, सो से सुर के संबंध होते हैं उसके। और ये नीला रंग सूर्य का माना जाता है। कुछ लोग तो सूर्य का माना जाता है, जैसे मैंने कि पहले ही बताया। लेकिन ज्यादातर जो हम, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं इन सारे मामलों में, तो बताया गया है कि जो नीला रंग है, मतलब कहते हैं ना, ज्यादा लोगों ने क्या बताया, ज्यादा लोगों ने बताया, जो उन्होंने ध्यानी थे, जो बहुत ध्यानी थे, ज्ञानी थे, उन लोगों ने हमें क्या बताया, उन्होंने बताया कि जुपिटर का रंग जो होता है वो नीले रंग का है। तो इस तरह से हम हमने जाना कि कैसे अलग अलग है। ऐसे वीनस का जो बैगनी रंग होता है, जो पर्पल कलर होता है, वो ला की ध्वनि निकालता है, ला। और वो उसका भी बहुत शुभ प्रभाव पड़ता है, ला जो शुक्र ग्रह के माना जाता है, वीनस का माना जाता है ये। और जुपिटर, जैसे मैंने बताया, नीला रंग वो गुरु का, गुरु यानी जुपिटर का होता है। और ये जो पर्पल कलर है वो ला की ध्वनि से संबंधित रखता है। और इसका प्रभाव शुक्र की, कहते हैं जब शुभ दृष्टि होती है, यानी कि शुभ कैसे होती है, उसकी जब फ्रीक्वेंसी बहुत सुंदर होती है, तब वो हम उस व्यक्ति के ऊपर जो शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है, हम हॉरोस्कोप जो भी जानते हैं और उन लोगों से बात करें जो इन सारी चीजों का ज्ञान रखते हैं, तो बताते हैं कि अच्छा, शुक्र ग्रह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सुंदर प्रभाव पड़ता है। यानी कि उस समय जब शुक्र ग्रह हमारा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो उस व्यक्ति में आप देखोगे कि वो बहुत ही क्रिएटिव योग्यताएं अचानक से उत्पन्न होगी, उसके विचार शुद्ध होने लगे हैं, और वो बहुत अच्छे उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा हो गया है, या अच्छा है ही, अगर वो शुक्र ग्रह का पहले से ही उसमें जैसे हमारे पैदा होने के समय भी जो ग्रह होता है वो
बहुत स्ट्रांग अगर हमारा है, तो उसके हिसाब से वो व्यक्ति उस तरह की योग्यताएं लेकर के पैदा हुआ है, यानी बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छा चरित्र होगा उसका और उसके विचार भी सुंदर होंगे। और ये तभी ये सब चीजें कैसे हैं कि जो हमारे लो फ्रीक्वेंसी लेवल के लोग हैं, यानी कि उनका दिल बहुत सुंदर है, जैसे हमने जाना ना लोग, यानी कि वो डेल्टा स्टेट में है, तो वो जो हमारे फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी बैंड कहा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी बैंड में जो नीचे स्तर की कंपन हो रहे होते हैं, वहां पे डेल्टा वेव ज्यादा आकर्षित होती है, यानी कि इस तरह के लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, जो बहुत क्रिएटिव हैं, इनके विचार बहुत सुंदर है, जिनका चरित्र बहुत सुंदर है। तो ये तभी है जब हम अपने आप को ऐसा बनाएं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही लोग अच्छे होंगे, हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम भी अपने आप बदल सकते हैं। एक कोई भी ध्यानी अपने आप में ये सुंदर से चेंजेस ला सकता है, और उसमें भी ये योग्यताएं आने लगती है। हम कहते हैं ना, अचानक से हमने हमने तो सोचा नहीं था कि हम ये कर सकते हैं, पर हम हाँ हाँ, ध्यान में आने के बाद हमें पता चला कि अच्छा, हमारे अंदर ये स्पेशलिटी है, हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो वो कब होता है? जब हम अपने आप को, हमारे अंदर के विचार शुद्ध होने लगते हैं, और हमारा चरित्र और पहले से बेटर होने लगता है, हम काइंडनेस में आ जाते हैं, ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं तब। तो यहाँ पे दूसरा कलर है जो है एक जो, हाँ, इसका जो बैगनी संगीत का है, वो उन्होंने बताया कि ला है। ऐसे ही जो चंद्रमा है हमारा, तो चंद्रमा के जो, जिसका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, मून स्ट्रांग होता है, तो वो व्यक्ति के ऊपर भी क्या होता है, शुभ दृष्टि अगर मून की है, अथवा चंद्रमा का जो बैगनी कलर है, उसका भी यहाँ बैगनी कलर बताया, उसके विचारों में भी स्पष्टता रहती है, और आध्यात्मिकता में वो बहुत आगे जाता है। और एक उसमें एक कल्पना शक्ति बहुत है, वो बहुत कल्पना करने में बहुत ज्यादा प्रखर होता है, कि कुछ भी विचार उसके इतने सुंदर होते हैं कि वो कल्पना शक्ति से ही अपने बहुत कुछ क्रिएट कर पाता है। और लेकिन हाँ, अगर मून ठीक नहीं है किसी का, जैसे मान लीजिए रेजोनेंस उसका ठीक नहीं है अगर, तो क्या होता है कि मून वालों का कई बार हमने देखा है कि अगर उनके विचार अच्छे नहीं, स्पष्ट नहीं है, आध्यात्मिकता में नहीं है वो लोग, तो वो कई तरह से उनमें नेगेटिविटी भी आती है, यानी कि मेंटल डिस्टर्बेंसेस रहती हैं उनकी, कई बार पागलपन भी आता है लोगों पर। तो वो सारी चीजें भी मून से जुड़ी हुई हैं, मून की फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई हैं, कि वहां पे इस तरह के वेव्स है। आगे हम जानेंगे, हमने जैसे ऑरा के बारे में जाना, तो हमने ये जाना कि हमारी एक जो हमारी फिजिकल बॉडी, यानी कि मानव शरीर है, मानव शरीर से ठीक बिल्कुल अटैच्ड शरीर का ही रूप लेती हुई एथरिक बॉडी है। तो एथरिक जो हमारी बॉडी है, उसके बाहर क्या होता है, एक प्रभा मंडल है, यानी कि ऑरा है। फिजिकल बॉडी के बीच में एथरिक है, एथरिक के बाहर ऑरा है, हमने ये जाना है ना। और ऑरा कैसा होता है? ओवल शेप का होता है, एक अंडे के आकार का होता है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में जाना। तो ऐसा हम समझेंगे कि जो पूरा मानव शरीर है, जिसके मतलब पूरा एक अंडाकार, आप देखो जो ऑरा का है, उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में मानव शरीर है, फिजिकल बॉडी उसके सेंटर में, सेंटर पॉइंट क्या है? मानव शरीर है। और उसके बाहर एथरिक, उसके बाद में प्रभामंडल। तो ये तीनों कैसे आगे, अब हम आगे जानेंगे। ऐसा लगा होता है कि एक थैले में रख दिए हैं तीनों हमारे जो शरीर है, वो एक बैग में डाल करके रख दिए हैं, ऐसा कल्पना करके सोचिए। तो क्या होगा कि जब आप ऐसा कल्पना करेंगे, तो वो देखेंगे कि अ, जो हमारा जो हमारी जो पीली जर्दी के पीछे एक एग को देखेंगे, तो आप उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये बाहर की जो एक खोल है, वो कैसे है। जो प्रभा मंडल होता है ना, वो पूरी तरह से, कहते हैं ये खाल पूरी तरह से पारदर्शी होती है, और उसमें कुछ हद तक प्रभा मंडल के झटकों के प्रभाव भी उत्तेजित होते हैं। तो जो हमारे प्रभा मंडल है, उसमें से जो हमारे ऑरा में कुछ कुछ झटके हमारे सेंटर में से आ रहे होते हैं, हमारे सेंटर में से ही ये सारी वेव्स बाहर की तरफ आ रही होती है। और जो ये हमें हमने जाना कि ये कैसे एक थैली में रखा हुआ, हमें समझना चाहिए ना, कि हम एक अंडाकार जैसे है, जो बाहर का जो हार्ड वाली चीज होती है, हम उसके अंदर ये पूरे एग के जो तह हम देखते हैं, वो पूरा एक बाहर से एक वो है, बाहर से एक हार्ड लेयर है। हार्ड लेयर जब हम बॉईल करते हैं, तो उसके ऊपर से वो निकलती है ना।
तो उस तरह के जो लोग पहले कभी देखा होगा किसी को, या जो लोग अभी भी नहीं पूरी तरह से वेजिटेरियन हुए या पहले कभी एगिटेरियन थे, तो वो ये चीजें समझ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप अगर नहीं आपने कभी वो करा है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह के हम उदाहरण यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ खोल की बाहरी सतह है, वहां से किसी विचारों के चित्र मिलते हैं। तो जो विचार होते हैं हमारे कहाँ से आते हैं? हमारे मस्तिष्क से, हमारे भीतर फिजिकल बॉडी से, एथरिक और एथरिक के प्रभामंडल के माध्यम से वो बाहर, जो त्वचा के ऊपर जो प्रभामंडल है, वहां से वो पूरे ऑरा के बाहर की तरफ वो निकलते हैं। तो उसी से वो कलर्स बनते हैं। तो कलर्स कहाँ से दिख रहे होते हैं? हमारे वो ऑरा से जो निकलते हैं, वो ऐसे कलर्स हैं जो हमारे मस्तिष्क से, एथरिक, एथरिक से ऑरा, और उसके बाहर वो कलर्स हमें दिखते हैं। यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर संग्राम जी ने बताया है, एक टेलीविजन का उदाहरण दिया है कि टेलीविजन में एक नली लगी होती है, एक पाइप होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। और इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन एक बहुत ही मुख्य पार्ट है टेलीविजन का। वहां से वो सारी चीजें हमारी स्क्रीन, जो हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, वो पर्दे पर, वहां से वो सारी चीजें बाहर फेंकी जाती हैं और तब हम उसको देख पाते हैं, जो भी पिक्चर दिखती है हमें। और जो साउंड हमें सुनते हैं, वो सारी चीजें वो इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू आ रही हैं। उसी तरह से हमारे ब्रेन वेव्स के थ्रू जो भी चीज आ रही है वो हमारे प्रभा मंडल पे दिख रही है। वो प्रभा मंडल पे कैसे दिख रही है? वो सारे अंदर से हमारे सेंटर पॉइंट से एथरिक बॉडी होते हुए और वो हमारे ऑरा के पास आती हैं। तब हम वो कलर्स को देख पाते हैं। जैसे हमने जाना ना अलग अलग कलर्स कैसे दिखते हैं हमारे ऑरा के, तो वो ठीक वो पर्दा है। कलर्स क्या है? वो पर्दा है जो हमारे अंदर चल रहा है, वो हम बाहर ऑरा में देख पा रहे हैं। और इसी प्रकार से वो कहते हैं कि कुछ जो बहुत कुशल व्यक्ति होते हैं, बहुत ही उन्होंने कुशलता प्राप्त की है अपने कार्य में, वो इसी तरह के जो व्यक्ति प्रभामंडल के खोल के बाहरी भाग है, जिसमें हम जैसे जो एक के बाहर की बात कर रहे हैं, जो हार्ड वाली, उनमें जो व्यक्ति पिछले 2 या 3 जन्मों से संबंध रहा है, वो भी देख सकते हैं हम। उनमें इतनी शक्ति आ गई, वो ऑरा के कलर्स देखने की इतनी प्रवीणता आ गई, वो इतने कुशल हो गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को देख लें या अपने ही ऑरा को देखकर वो बता सकते हैं कि हमारे पिछले 3 जन्मों में क्या हुआ है हमारे अंदर। उससे भी पहले जन्मों में उनको देखना बहुत सरलता से वो देख पाते हैं। उनमें वो इतने प्रवीण हो गए हैं, वो इतने कुशल हो गए हैं। तो हम बताते हैं किसी भी पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता है कभी भी। जो हम कहते हैं ना कि हम अनंत हैं, वी आर इनफाइनाइट ना, हम क्या है, हमारी आत्मा स्वरूप है। जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो हम नश्वर नहीं है। तो कोई भी पदार्थ भी नश्वर नहीं है, हमेशा है, वो हर जगह है। हर उसका जो अस्तित्व है वो हर जगह जन्मों से कई बहुत बहुत जब से ये पूरी सृष्टि ब्रह्मांड जो बने हैं, वो सब में वो अस्तित्व है कहीं ना कहीं, हर एक जगह में उन सब चीजों का। तो वो अभी भी उसका अस्तित्व है। हमें इतना जानना चाहिए कि कोई भी कुछ भी खत्म नहीं होता, कुछ भी। तो हमारे आसपास की चीजें भी वो कभी नहीं खत्म होती, कहीं ना कहीं उनका आज भी वो देखे जा सकते हैं। जो दीक्षा जैसे कई कहते हैं ना कि हाँ उन्होंने ऐसा बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि ये संभावना है कि हम ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सारी चीजें अभी भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप एक ध्वनि को जब उत्पन्न करते हैं तो ध्वनि के कंपन और ऊर्जा जो पैदा करती है वो हमेशा चलती रहती है। तो हम शब्दों पे हमें विचार करना चाहिए। हम कहते हैं ना हर शब्द को हमें नाप तोल करके बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों की अपनी वाइब्रेशंस है, उनके कंपन है, उनमें ऊर्जा है, उनमें एनर्जी है। और वो एनर्जी और ऊर्जा हमेशा रहती है वातावरण में, हमारे पूरे ब्रह्मांडों में रहती है। वो कभी नष्ट नहीं होती है। इसीलिए जो बोले हुए शब्द हैं वापस नहीं ले जा सकते। और जो हमें बहुत सोच समझ के शब्द निकालने चाहिए, क्योंकि उनका जो वो कंपन जो पैदा हुए हैं, जो ऊर्जा पैदा हुई है, उसके वजह से हमारा वातावरण बनता है। आज हम कहते हैं ना ये वातावरण ऐसा, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं कि अरे ये ऐसा है हमारी जगह में, अब तो पहले कैसा था अब कैसा है। वो हमारा बनाया हुआ है, किसी और का बनाया हुआ नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर की जो शब्दों की ध्वनि निकली है, जो हमारी फीलिंग्स के कंपन निकले हैं, उसके वजह से वो ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो हमें खुद को अच्छी नहीं लगती कई बार, और कई बार हमें बड़ी सुंदर लगती है ना। तो हमें ये समझना है। तो में भी एक निश्चित वेग है। हम कहते हैं कि जो प्रकाश है उसका भी अपना ही एक वेग है, वो भी सदा
जो प्रकाश है मंदन कभी भी धीमा नहीं पड़ता। हम देखते हैं ना, सूर्य जैसे थे वैसे ही है, हमेशा से उनका प्रकाश वैसे ही है, कभी क्षीण रूप नहीं होता, और वो हमेशा चलते रहते हैं। तो पृथ्वी से जो पर्याप्त दूरी पर हो जाए तब भी क्या होता है, पृथ्वी की सृष्टि को कभी भी देख सकते हैं अगर हम उतने प्रकाश में अपने आप को देखें। परंतु ये विचार क्या होते हैं, विषय से हमें मतलब अभी हम इसके बारे में हम आगे जानेंगे, और भी जब हम अपनी चेतना की बातें करेंगे, कैसे चेतना को निरंतर कर सकते हैं, उस बारे में हम उसको और आगे डिटेल में जानेंगे। और मास्टर्स आप ये भी जानेंगे कि हर एक व्यक्ति में ज्ञान और संवेदनशीलता, यानी कि जो फील कर सकता है और जो ज्ञान ले सकता है के आधार पर प्रभामंडल वो अनुभव कर सकता है। तो हम अपना ज्ञान कितना बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज में, हम बहुत ही अभी सौभाग्यशाली हैं कि पितामह ने हमें इस बुक को पढ़ने के लिए बताया, और हम ये जान पा रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है, तो हमें ज्ञान मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें संवेदनशीलता अपने अंदर बढ़ानी है ना, हमें ये सारी चीजें फील कर पानी है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने आप में ज्ञान के साथ साथ उन्होंने संवेदनशीलता बढ़ा ली, वो प्रभा मंडल को अनुभव कर सकते हैं, कभी भी वो ऑरा को अनुभव कर सकते हैं, जो कि वास्तव में नहीं दिखते। ऐसे हम कितना कोशिश करते हैं, हमें दिखते नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें माहिर हैं, जो दूसरे को किसी को भी देखते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। मैं जब ये बुक पढ़ रही थी मास्टर्स, तो मुझे लग रहा था कि हम लोग ना शादी के समय में एक लड़का और लड़की की जन्म पत्री दिखाते हैं, और हम बहुत चीजें और इधर उधर उसमें पड़े होते हैं, लेकिन अगर किसी को ऑरा देखना आता है तो उसको पता चलेगा दोनों व्यक्तियों का ऑरा मैच करता है कि नहीं करता है। कई बार हम देखते हैं ना कि बहुत सारे एक ग्रुप्स बने होते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या फिर हमारा स्कूल हो, या कहीं पे भी हम अपने ग्रुप्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के जो हमारा प्रभा मंडल है उससे हम आकर्षित होते हैं, वो सेम टाइप का प्रभा मंडल है हम दोनों का, इसीलिए साथ साथ में वो रहते हैं। और उनमें से उसमें से भी जिसकी हायर वेव्स हैं, वो उसका एक लीडर बना होता है उस झुंड में, जो भी होते हैं, जो बहुत सारे हम लोग एक साथ आकर के खड़े होते हैं, उनमें से एक लीडर होता है ना, तो हम सुनते हैं उसकी बात। अच्छा ठीक है, आज चलो पिकनिक जाएंगे, तो सब उसके साथ चल देते हैं, उसने जो भी कहा। या फिर आज हम ये काम करेंगे, तो सब उसी तरह से सुनने लगते हैं, क्योंकि उसके जो प्रभा मंडल है वो औरों से स्ट्रांग है सेम, लेकिन उसका स्ट्रॉन्गर है, तभी हम उसकी बात सुन पाते हैं। और इसी तरह से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव की भी हमने बात करी थी, वो भी उनमें ज्यादा होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा करता है उस प्रभा मंडल के जरिए। तो यहाँ पे लॉक्सन रामपा ये भी बताते हैं कि जो हमारे नौजवान व्यक्ति हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें हमें बहुत अनुशासन दिखाना सिखाना चाहिए, उनको हमें डिसिप्लिन सिखाना चाहिए कि वो कैसे अपने अनुशासन में रहें, अनुशासन में रहें, अपने आप को डिसिप्लिन कर सकें वो। और उनके अपने जो इम्पल्सिव नेचर होता है ना, जैसे बहुत जो यंगस्टर्स होते हैं एकदम अभी अभी बड़े हो रहे हैं, तो वो बहुत इम्पल्सिव, उनमें आवेग ज्यादा होता है, वो कुछ भी करने की स्थिति में होते हैं, एकदम इम्पल्सिव नेचर के होते हैं। तो हमें सिखाना है कि उसको कैसे नियंत्रण में करना है, ताकि वो हद से ज्यादा ना बढ़ जाए किसी भी चीज के लिए। कि अच्छा देखा, उन्होंने एक मूवी देखी और उसमें देखा कि कैसे ये कैरेक्टर है मार धाड़ कर रहा है और वो स्ट्रांग है, और वो सोचते हैं हाँ यही करना ठीक है, कॉलर को निकाल करके आगे और बढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमें वो नहीं अट्रैक्ट करनी है अपने अंदर। हमें अपने ये नौजवान व्यक्ति हैं जो यंगस्टर्स हैं, उनको हमें सिखाना है कि हमें नियंत्रण भी कैसा करना है। ठीक है, जो है उसको कितना लेना है कितना नहीं लेना है, उनको सीखना है, सेल्फ डिसिप्लिन हमें सिखाना है अपने बच्चों को, जो यंगस्टर्स हैं उनको। जब हम ध्यान सिखाते हैं तो हमें ध्यान के साथ साथ ये बातें भी सिखानी है, तो आप संग्राम सर हमें बता रहे हैं। और उससे क्या होगा कि एक जने की वजह से, कहते हैं ना, जैसे पितामह पंत्री जी, एक एक व्यक्ति की वजह से हम सब ध्यानी हैं, आज इतना हमें सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है। तो एक व्यक्ति से ही पूरे वातावरण में चेंज आता है। हम सोचेंगे अरे एक व्यक्ति को सिखा के क्या होगा, लेकिन एक व्यक्ति ही पूरी प्रजाति को सुधार सकती है। मास्टर्स और यहाँ पे एक और है कि यहाँ हम जानेंगे, जब किसी में एक मानसिक बीमारी होती है ना, अगर कोई अ, मानसिक बीमारी है, तो वो ठीक से केंद्र में नहीं होता है। तो हम ऑरा भी जब देखेंगे ना, तो हमने जाना ऑरा ओवल शेप का होता है, यानी कि अंडाकार होता है। लेकिन जब किसी के अंदर कोई बीमारी होती है और तो वो ठीक से केंद्र में नहीं होता है, मतलब वो
पूरा ओवल शेप में नहीं होगा उसका ऑरा। तो वो क्यों होता है कि वो अपने आप को बाहर महसूस करता है। उस हम कई बार सोचते हैं ना कि अच्छा आज मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उस समय उसका ऑरा कैसा होगा, कहीं से जहां पे भी उसके कुछ परेशानी है, किसी तरह की भी मन में हलचल चल रही है या हृदय में हलचल चल रही है, या जैसे हमने कहा फियर है उसके अंदर, या कोई बीमारी है उसके पैरों में हाथों में या कहीं पे भी, तो उसकी वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तब हम क्या देखेंगे कि उसका ऑरा है ना उस जगह से कहीं बाहर निकला हुआ है। मतलब वो ओवल शेप कहीं से इधर उधर हुआ हुआ है, पूरी तरह से ओवल नहीं है। जहां पे भी कुछ परेशानी होगी उसका शेप उस जगह से थोड़ा सा बाहर या अंदर की तरफ होगा, वो पूरी तरह से उसका नहीं होगा एक तरह से। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। और किसी को अगर मानसिक बीमारी है तो हमें और भी ध्यान देना चाहिए कि, क्योंकि मानसिक बीमारी में क्या होता है, किसी किसी का जैसे मेंटल इशू है तो उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। शॉक ट्रीटमेंट बिल्कुल भी अच्छा हमारा नहीं होता हमारे लिए। शॉक ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं मतलब हमें उस व्यक्ति को ध्यान जरूर सिखाना चाहिए जहाँ पे मेंटल इशू है। क्योंकि वो कहते हैं उस समय क्या होता है, उनका वो जो एक एग शेप है वो दो में डिवाइड हो जाता है, चेतन और अचेतन रूप में, और वो हिला देता है पूरा हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स हैं जो हमारे, वो जला देता है पूरी तरह से अंदर से। तो हमें वो उस स्थिति में उस व्यक्ति की जरूर से मदद करनी चाहिए। और आगे है मास्टर हमें लॉब्सन यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारी जो हमारी जो निश्चित संभावनाएं, हम कहते हैं ना सोल प्लान्स हम लेकर के आए हैं, हमारी जो निश्चित संभावनाओं के साथ आए हैं, उसमें भी रंगों के मामले में प्रभामंडल की निश्चित सीमाएं हैं, यानी लिमिटेशंस हैं हमारे साथ साथ। हमें उनकी जो कंपन है, जो उनकी आवृत्तियां हैं, वो दूसरी चीजों के साथ पैदा हुई हैं। यानी कि हम कई बार किसी दूसरे से अट्रैक्ट होकर के हमारा प्रभामंडल चेंज हो जाता है। जब हम किसी और चीज, हम वैसे नहीं है जैसे हम चाहते हैं, खास करके ये ऑफिसों में या कहीं पे हम कहते हैं ना अपने आप में हमें नेचुरल रहना चाहिए, हमें अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर वो नेचुरलिटी हमारी हो करके हम दूसरों की तरह बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हम वैसा नहीं बनेंगे तो कुछ गलत है। हमें फिर कोई पूछेगा नहीं, हमें कोई प्राथमिकता नहीं देगा, या हमें अपने ग्रुप में नहीं रखेगा, है ना, ये सारी चीजें सोचते हैं। तो हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तब क्या होता है कि हमारे जो ये प्रभामंडल है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम किससे अट्रैक्ट हुए हैं, हम नेक इरादे वाले लोगों से हुए हैं या फिर हम बुरे लोगों के उससे अट्रैक्ट हुए हैं, उस हिसाब से हमारा प्रभामंडल इफेक्ट हो जाता है। अ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने सुकरात नाम के एक व्यक्ति का बताया है मास्टर, जहाँ वो सुकरात के बारे में बता रहे हैं। एक सुकरात था, वो बहुत ही, एक व्यक्ति का नाम सुकरात था, और वो बहुत बड़ा हत्यारा थे, बहुत बड़े एक माँ उनके भाग। वो अपने तो वो कहते हैं कि एक बार क्या होता है, वो सोचते हैं कि इस भाग की जो ये मार है वो झेलने के लिए वो तैयार नहीं थे कि वो इस तरह से कैसे बने इतने बड़े हत्यारा हैं, और उन्होंने अपने जीवन मार्ग को बदलने के लिए कदम उठाए। उन्होंने सोचा कि अच्छा अब मुझे अपना मार्ग बदलना चाहिए, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उनके अंदर से वो आवाज आई, और उन्होंने अपना हत्यारा, उन्होंने चुना कि वो हत्यारा नहीं बनना चाहते हैं, और उन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा, उन्होंने इतने ज्यादा उनके अंदर चेंजेस आए, उनके विचार उच्च स्तर के हो गए उनके, और उनके प्रभामंडल में बहुत सुंदर प्रभामंडल उनका बनने लगा। तो जो एक दलदली लाल रंग के बारे में हमने सोचा था, मडी रेड के बारे में हमने जाना था कि अगर कोई व्यक्ति मडी रेड वाला होता है तो उसके अंदर अच्छी भावनाएं नहीं होती है, वो हमेशा दूसरों को परेशान करता है, और हमेशा उसके अंदर गंदे इरादे होते हैं। ऐसी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, तो वो उनकी जब उनकी जो ज्यादातर ऐसे लोग जो सेक्सुअलिटी में ज्यादा की तरफ जाते हैं, और वो अपना इरादा जब बदलने लगते हैं और निर्मल होने लगते हैं, तो उनके लाल कंपन शुद्ध होने लगते हैं। जो मडी रेड होता है वो अच्छा सुंदर रेड बनने लगता है, और वो बहुत हमने जाना कि वो लोग कैसे होते हैं ना, वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में आने लगते हैं, उनका रास्ता बहुत सुंदर होता है। तो इस तरह से हम अपने अंदर वो चेंजेस ला सकते हैं। और एक और चीज जो यहाँ पे बताई है वो है हमारे, जैसे हमने जाना मृत्यु के बाद जो हमारा ऑरा होता है
वो कुछ ही क्षणों में गायब हो जाता है ना? मुश्किल से बहुत अगर किसी का रहा जो बहुत स्पिरिचुअल है तो 3 मिनट तक रहता है, उसके बाद वो चले जाता है और लेकिन उन 3 मिनटों में भी अगर कोई जानना चाहता है किसी के बारे में, जैसे लता मंगेशकर हैं, उनके बॉडी पे कितनी सारी रिसर्च हुई कि वो इतना सुंदर नाइटिंगेल कहा जाता है भारत की। तो वो इतना सुंदर उनका गला कैसा है कि आज भी रखा हुआ है उनका गला। अ, तो उसपे अभी भी रिसर्च चल रही है। तो कहते हैं कि उनका जो प्रभामंडल अगर उन 3 मिनट में देख लिया तो उनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन जो हमारी एथरिक बॉडी है, हमने जाना एथरिक बॉडी काफ़ी समय तक रहती है। हमारे मरने के बाद भी वो काफ़ी, जैसे आप देखोगे किसी की एथरिक बॉडी है, कहीं पे हमने जाना कि हाँ, जहाँ पे ग्रेवयार्ड्स हैं, उनके ऊपर की हम अभी भी कई बार होता है कि किसी ने एथरिक बॉडी कोई चमकती हुई चीज़ देखी जो कि क्लाउडी व्हाइट है, यानी कि एक जैसे कि लाइटनिंग होती है ना उस तरह की एथरिक बॉडी का है, ब्लूइश ग्रे कलर का। तो वो उसकी बॉडी से धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी डिके होने लगती है तो उसकी एथरिक बॉडी उसके ऊपर रहती है, उसके साथ काफी समय तक, कई लोगों की तो बहुत समय तक रहती है एथरिक बॉडी। तो इस तरह से उसको भी देख करके बहुत लोग जान सकते हैं कि क्या है ये सब। अभी भी गांव वगैरह में तो ये सारी चीजें देखी जाती है क्योंकि वहां पे इतनी हलचल नहीं है, गाड़ियां नहीं है, लोग इतने ज्यादा नहीं है वहां पर। तो गांव में जो इतने ज्यादा विकसित अभी नहीं है या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वो उन सारी जगहों में जो शांत वातावरण में है उन सारे ग्रेवयार्ड में ये अक्सर देखी जा सकती है एथरिक बॉडी, काफ़ी समय तक रहती है। जब धीमे-धीमे शरीर सड़ता रहता है, धीमे-धीमे वो खत्म होता रहता है, तब तक एथरिक बॉडी रहती है कई लोगों की। तो ये क्या होती है, जो प्रभामंडल में हमारे निम्न कंपन होते हैं, जो लोअर फ्रीक्वेंसी की बातें हम कर रहे हैं, वो धुंधले दलदली रंगों को प्रदान करते हैं, ठीक है? वे रंग जो आकर्षण की जगह मिट्टैलापन वाले जो होते हैं, उनके उसमें रहते हैं। ऊंचे लोगों के कंपन शुद्ध और शुद्ध होते जाते हैं और भी शुद्ध होते जाते हैं और उनके प्रभामंडल में अधिक चमकीले रंग बनते हैं। और भड़कीले रंग जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स होते हैं, जो सुंदर कलर्स कहे जाते हैं ना कि हाँ क्लीन शुद्ध हैं, वैसे रंग जो होते हैं वो सबसे अच्छे आध्यात्मिक तरीके से के माने जाते हैं। तो हमने ये सारी चीजें हमने पिछले बार में समझी थी। तो अब हम जानेंगे कि व्यक्ति के प्रभामंडलों के रंग हैं जो ऑरा को देख करके आपको क्या क्या जानना है। जब आप किसी के ऑरा देखते हो तो आपको क्या क्या जानना चाहिए उस ऑरा ऑरा को देख करके। पहली बात तो हमने ऑरा देखना हमने सीखा पिछले सेशन में, हमने ये भी जाना ऑरा क्या होता है। हम देखेंगे, अच्छा अब ऑरा हम देखना सीखे हैं, अगर या सीख जाएं तो हमें क्या देखना है उस ऑरा में। हमें सबसे पहले देखना है कि उसका रंग कौन सा है, उसका साफ रंग है या गंदा है, कलर कैसा है उसका, मिटेला कलर है या बिल्कुल स्पष्ट कलर है उसका, ये हमें देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो किन क्षेत्रों में, हमारी बॉडी के जो क्षेत्र हैं अलग अलग, वहां पे वो घूमता है अच्छे से या सिर्फ हल्का सा मंडरा रहा है वो कलर, है ना? तो निश्चित कोई एक स्थान पर है, कोई बॉडी के एक स्थान पे है और वो स्थायी रूप से है, जैसे हम और आज भी देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं या हम कल देख रहे हैं उसका ऑरा, तो वो कुछ कलर हमें स्थायी रूप से वहां दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि उस जगह में कुछ इस तरह का चल रहा है जो हमेशा है। यानी कि अगर वो सुंदर हृदय का है तो हृदय के पास उसको आपको बहुत अच्छा ग्रीन कलर दिखेगा, है ना? लेकिन अगर वो कहीं पे तकलीफ है, उसको किसी बॉडी में किसी जगह में कोई बीमारी है, तो भी स्थायी रूप से दिखेगा जब तक कि वो अपने आप को ठीक नहीं करता, चाहे ध्यान से या दवाई लेके या जो भी। लेकिन वो ऑरा उसका वहां पे तब तक वैसा ही दिखेगा जो निरंतर दिखेगा। कुछ होते हैं बस आज दिखा, थोड़ी देर के लिए दिखा और फिर वो चले गया। और हम देखेंगे कि वो किस तरह की आकृति बनाया है वो कलर, उसका शेप कैसा है उस रंग का, वो भी हमें, उसमें लगातार धारियां हैं या फिर क्लीन है या फिर उसमें किस तरह के कंपन हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना? उसमें कैसे फ्रीक्वेंसी हमें वेव दिखेंगे कि उसकी चोटियां कैसी हैं, कम जा रही हैं या गहरी जा रही हैं, किस तरह की हैं। तो वो सारी चीजें भी हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए एक ऑरा में। और हमें ये देखना है कि हमें किसी भी व्यक्ति का ऑरा देख के ये निर्णय नहीं करना है कि अच्छा इसका प्रभामंडल जैसे मुझे दिख रहा है इस व्यक्ति
को दिख रहा है। कई बार क्या होता है, हमारे ऑरा की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर जो ऑरा हमारा है, उसके वजह से हम वही चीज दूसरे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने प्रभामंडल को शुद्ध करना है। सबसे पहले बैठना है, अपने को शुद्ध करना है, हमें अपने ऑरा को देखने की कोशिश करनी चाहिए। और कहीं जहाँ पे भी हम डिस्टर्बेंसेस देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो उसको हमें क्लीन अप, उस पे हमें काम करना चाहिए। और हमें एक बार हमें स्पष्ट हो जाए कि ये हमारे अंदर का ऑरा है, तभी हमें दूसरे की धारणा बनाने का तब तक हमें हक नहीं है, या किसी के ऑरा को देख करके। ऑरा देखने की प्रैक्टिस करिए, पर धारणा नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर के जो ऑरा है, वो उसके वजह से वो प्रभावित करती है वो धारणा। तो हमारे जो मस्तिष्क है, वो संगीत है, वो विचार जो है, हमने जाना कि कैसे लयबद्ध, कितना रिदम में आते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड वाला एग्जाम देखा कि पियानो का है, तो वो जितना भी संगीत के जितने हमने अलग अलग कलर्स के बारे में जाना और उनकी धुन के बारे में जाना, तो एक अच्छी धुन कैसे निकलती है, जब वो रिदम में होते हैं, एक लय में होते हैं, तभी वो उसमें अच्छे मनुष्य के मस्तिष्क में। जब हम कोई मेडिटेशन म्यूजिक सुनते हैं, हम पितामह पत्री जी की बांसुरी सुनते हैं, या किसी भी, कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक जब हम सुनते हैं, तो वो बहुत सुंदर कंपनों से बनी होती है, बहुत ही अच्छे उनके वाइब्रेशंस होते हैं, और उनमें एक रिदम होती है, एक लय होती है, इसी वजह से वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह हमारे विचारों में भी एक लय होती है, और जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक वो लय नहीं बनती है हमारे अंदर भी। तो हमें लगातार इन सारी चीजों में अपने पे काम करना है। तो मास्टर्स, आज यहीं तक। और अगर किसी का सवाल है तो जरूर से लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।